नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत बेहतरीन सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ पर आपका प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपके इतने काम आने वाली है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये तो होता है कि हमें पढ़ना है, बट उनको यही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत जो है हमारा पास्ट है वो शुरू करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण पूरा मेडिवल और केवल इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए पेपर में आना है और कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो जो लोग नए हो पहले तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़रूरी है इस वाली के लिए, क्योंकि ये सीधे सीधे दिल से आ रही है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा मेडिवल हिस्ट्री। तो जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है, वैसे तो मेडिवल हिस्ट्री उत्तर भारत अलग है, मध्य भारत अलग है। ज़्यादातर आपको उत्तर भारत के लिए वाले जो पास्ट है वही आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बस केवल साउथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उत्तर भारत पे ज़्यादा फोकस है। अब देखते हैं उत्तर भारत जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का वो करीब 800 से 1000 ईस्वी के बीच में बटा हुआ है। ठीक है, उस वक्त 3 जो साम्राज्य थे वो भारत में हावी थे, या 3 साम्राज्य जो उस वक्त मौजूद थे उन तीनों का नाम पहले हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारा उत्तर भारत है, हम फटाफट शुरू कर रहे हैं अपना। तो जो हमारा उत्तर भारत था, जो हमारा ये उत्तर भारत है, स्पेशली उत्तर भारत की बात करेंगे तो उस वक्त यहाँ पर 3 साम्राज्य मौजूद थे। उन तीनों साम्राज्य की हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला साम्राज्य है, ठीक है, तो जो पहला साम्राज्य है वो है हमारा पाल वंश। याद रखिएगा, जो सबसे पहले हैं वो है हमारे पाल वंश। दूसरे जो हमारे हैं वो हैं प्रतिहार वंश, और जो तीसरे होते हैं वो हैं हमारे राष्ट्रकूट। फटाफट बोल दे रहा हूँ, अगर कहीं दिखने में प्रॉब्लम हो तो वो भी रिपीट कर दे रहा हूँ। पाल, प्रतिहार, ये प्र है प्रतिहार, और आपके राष्ट्रकूट। अब हम तीनों का नाम हमने जान लिया है, कहाँ कहाँ पर ये अपना इफेक्ट डालते थे अब जरा ये भी देख लेते हैं। तो जो आपका पाल वंश था ये मुख्यतः आपको पूर्वी भारत में, याद रखिएगा, ये मुख्यतः आपको पूर्वी भारत, कहाँ दिखेगा आपको, पूर्वी भारत में इनका काम था। जो प्रतिहार थे ये पश्चिम में मौजूद थे, ये कहाँ पर थे, पश्चिम में थे। और जो राष्ट्रकूट थे ये मुख्यतः उत्तर भारत में मौजूद थे। ये पूरे देश की बात चल रही है। अगर हम मैप में देखना चाहें तो हम अगर एक ड्राइंग बनाना चाहें अपने देश की, तो अगर हम कुछ गंदा सा एक ड्राइंग बना रहे हैं, माफ़ करिएगा अगर कहीं भाई किसी को लगे समथिंग, अगर हम अपने देश की बात करें तो जो प्रतिहार थे वो यहाँ कहीं मौजूद थे। याद रखिएगा, जो प्रतिहार हैं वहाँ इनका पूरा इतना प्रतिहार मौजूद थे। जो पाल वंश था ये पाल वंश हमारे यहाँ पर मौजूद थे, और जो राष्ट्रकूट हमारे हैं वो राष्ट्रकूट करीब करीब हमारे इतने भारत पर मौजूद थे। तो ये एक पोजीशन थी इनकी कि कौन कहाँ पर मौजूद था। अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे एक एक करके, पाल के बारे में, प्रतिहार के बारे में और राष्ट्रकूट के बारे में। और हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी, बाकी सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको फटाफट नोट करिए कि भारत में 3 वंश मौजूद थे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत यहीं से होती है, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। अब इनके बारे में एक एक करके देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन तीनों में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या सबसे ज़्यादा लंबा जो कार्यकाल रहा वो राष्ट्रकूटों का रहा। उसके बाद हमको याद करना है, अब पाल की बात करते हैं क्योंकि हम शुरुआत करेंगे अपने पाल वंश से। तो जो हमारा पाल वंश था इसमें मुख्य 3 केवल शासक आपको याद रखने हैं, एक गोपाल, एक धर्मपाल और एक देवपाल। तो जो पाल वंश है उनका जो संस्थापक थे, जो उनके संस्थापक थे, याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक का जो नाम था वो था गोपाल। कौन थे, गोपाल जो थे उन्होंने पाल वंश की शुरुआत करी थी, वो उनके संस्थापक कहलाते हैं। बहुत सी कहानी है इस बीच में लेकिन उससे मतलब नहीं है। अब आपको जो याद रखना है वो है धर्मपाल की 2 बातें। क्या याद रखना है, ये केवल मैं आप याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें चलने वाली हैं, कोई बकवास चलने वाली है ही नहीं। अब धर्मपाल की आपको 2 बातें याद रखनी है। कौन भाई, धर्मपाल।
धर्मपाल इन्हीं के शासक थे। उनकी दो बातें याद रखनी है। नंबर एक बात याद रखनी है कि विक्रमादित्य विश्वविद्यालय था जो उसकी स्थापना इन्होंने की थी। क्या? विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने करी थी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको पुनर्जीवित करने का काम धर्मपाल का था। याद रखिएगा, यहाँ पे संस्थापना नहीं की है, पुनर्जीवित करने का काम किसके पास जाता है? धर्मपाल के पास। तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक, जो नालंदा है, फिर से लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो, नालंदा विश्वविद्यालय, इसका पुनर्जीवन है। याद रखिएगा, ये पुनर्जीवन है। ऐसा मत सोचिएगा कि इन्होंने संस्थापना की, ऐसा कुछ नहीं है। केवल उन्होंने क्या किया है? पुनर्जीवन किया था नालंदा विश्वविद्यालय का और विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक हो गई बात। एक आपको बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा याद रखना है यहाँ पर, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बनने वाला है कि जो पाल वंश थे उनके दौरान कौन सा एक अरब व्यापारी भारत आया था। तो याद रखिएगा कि पाल के समय में, पाल के काल में सलेमान, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कौन? सलेमान एक व्यापारी था, ये एक अरब व्यापारी था, ये आया था पाल वंश के काल में। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि सलेमान नामक एक अरब व्यापारी किस काल में आया, किसके काल में आया था? पाल, राष्ट्रकूट और आपके प्रतिहार। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, पाल वंश में मुख्य ये बस दो ही पॉइंट आप याद रखेंगे, काम आपका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको कि पूरी ज़िंदगी रटनी हो बैठ के। ये दो पॉइंट याद रखिए। पहला, संस्थापक गोपाल थे। धर्मपाल ने विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। और पाल वंश के दौरान एक व्यापारी आया था, अरब व्यापारी, उसका नाम था सलेमान। फटाफट इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रतिहारों की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रतिहार की। इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, हमको सब याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये याद रख लेना है कि जो प्रतिहार थे वो मुख्यतः गुर्जर प्रजाति के थे और वो गुर्जर प्रतिहार कहलाए जाते थे। और ज़्यादातर इन्होंने कन्नौज पर बहुत शासन किया था। और भोज जो थे वो विष्णु भक्त थे। ये आपको याद रखना है कि जो भोज थे वो क्या थे? वो थे विष्णु भक्त थे। याद आपको रखना है पहली बात तो। ठीक होगी बात। तो भोज कौन है? अब भोज कौन आ गए? तो भोज जो हैं ये संस्थापक हैं इनके, किसके? प्रतिहार के। याद रखिएगा, ये संस्थापक हैं। कौन? भोज संस्थापक थे प्रतिहारों के और ये विष्णु भक्त थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि वो विष्णु भक्त था। उसके बाद इसको एक उपाधि दी गई थी और वो उपाधि, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, याद रखिएगा। जो भोज था उसको एक उपाधि मौजूद थी उसके पास, वो थी आदि वराह की। आदि वराह की जो उपाधि थी वो भोज के पास थी और ये सिक्कों में वहाँ पर अंकित भी है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो ये है कि इसके दौरान एक आया है और आपका घूमते घूमते फिरते भारत देश में दौरा करने के लिए, उसका नाम था अल मसूदी। याद रखिएगा, इनका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी जो थे वो प्रतिहारों के समय में भारत आए थे और वो बगदाद का था, बगदाद से आया था और उसने गुजरात का दौरा किया था और उसने बताया था कि प्रतिहार कितने पावरफुल थे। उसने अपने जो वर्णन किया है उसमें बताया। तो आपको याद इतना रखना है कि जो अल मसूदी एक अरब से आया था घूमने के लिए भारत, वो प्रतिहारों के समय में आया था। ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि महान संस्कृत कवि और एक नाटककार थे राजशेखर, वो भोज जो थे उनके दरबार में मौजूद थे। याद रखिएगा, एक महान, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोई फालतू का पॉइंट नहीं है, याद रखिएगा। तो एक महान संस्कृत कवि, संस्कृत के कवि थे, याद रखिएगा, संस्कृत के कवि थे, नाटककार भी थे। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है राजशेखर।
भाई राइटिंग पे थोड़ा सा माफ़ करिएगा, क्योंकि इतनी आइडिया नहीं है अभी बोर्ड पे लिखने का, और जिस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ उसमें और राइटिंग नहीं बन पा रही है। नाम था राजशेखर, मैं बोल दे रहा हूँ इसीलिए, नाम था इनका राजशेखर, और ये जो प्रतिहारों के समय में मौजूद थे। और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उस वक्त महीपाल नामक एक शासक था प्रतिहारों का, उसी के अंतर्गत ये कवि मौजूद थे, राजशेखर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ही याद रख लीजिए आप प्रतिहारों के बारे में, इससे जानने की ज़रूरत नहीं है कि प्रतिहार के भोज संस्थापक थे, वो विष्णु भक्त थे, उनके पास एक आदि वराह नामक उपाधि थी। अल मसूदी प्रतिहारों के समय भारत घूमने आया था, और संस्कृत के कवि थे और नाटककार राजशेखर, वो भी प्रतिहारों के समय पर ही मौजूद थे। चलिए अब हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारा एक बहुत छोटा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज, कि राष्ट्रकूट तीनों के बारे में हमने खत्म कर दिया, क्योंकि अब इसके बाद आगे कहानी बढ़ने वाली है। नए, इनको हारते हराते नए शासक अब आने वाले हैं भारत में, उन पर हम बात करेंगे। तो राष्ट्रकूट अब खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों बाद मतलब इस चैप्टर के बाद खत्म हो जाएंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो थे, उनके संस्थापक जो थे, उनका नाम था दांती दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। तो जो इनके संस्थापक थे उनका नाम था दांती दुर्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है बट फिर भी अब जब हमने पढ़ लिए हैं सारे संस्थापक, तो इनका नाम भी क्यों छूट जाता। तो इनका नाम था दांती दुर्ग, दांती दुर्ग उनका नाम था। ये इनके संस्थापक थे। एलोरा में शिव का रॉक कट मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि शिव मंदिर कौन सा, रॉक, माफ़ करिएगा ये पेन नहीं चल रहा है, इसको जरा भी इंक अप कर देते हैं। तो रॉक कट मंदिर बहुत बार पूछा गया है, कौन सा, रॉक कट टेम्पल जो है एलोरा में, वो जो था वो कहाँ पर था और वो किस चीज़ का था, याद रखना है। तो पहली बात तो एलोरा में जो ये मंदिर है, रॉक कट मंदिर है, ये राष्ट्रकूटों के समय पे था, ये आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण। और ये एक शिव मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। कौन, एलोरा में शिव मंदिर है, रॉक कट, ये राष्ट्रकूटों के समय का है, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, ख़त्म हो जाएगा राष्ट्रकूट यहाँ से, कि एक और कवि थे, उनका नाम था स्वयंभ। आज इस पेन को ज़रूर बदल दूंगा, ये चल नहीं रहा है। स्वयंभ है, माफ़ करिएगा इसके लिए, स्वयंभ, ये भी राष्ट्रकूट के दरबार में थे, याद रखिएगा। तो ये 2-3 पॉइंट थे राष्ट्रकूटों के बारे में। यहाँ पर हमने पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए हैं। इससे बाहर आज तक पेपर में ना कभी आया है और ना कभी आएगा, तो इन तीनों को रट डालिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। एक ना एक क्वेश्चन पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट से पूछा जाता है और इसके बाहर नहीं आएगा। आज थोड़ी राइटिंग की परेशानी थी, पेन भी गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिया, तो ये ज़रूर बदल दूंगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई आपकी राय हो तो ज़रूर बताइएगा। कुछ जो गलतियाँ होंगी वो आगे वीडियो में ज़रूर सुधारूंगा। लास्ट तक देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचे। थैंक यू।